हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में जाना, उसके न्यूमेरिकल्स किए और एक जो हमने न्यूमेरिकल किया सिंपल प्रॉब्लम सेकेंड, द मास ऑफ अर्थ एंड द मास ऑफ मून इज़ गिवन एंड द डिस्टेंस बिटवीन मास मून एंड अर्थ इज़ आल्सो गिवन, सो वी हैव टू फाइंड आउट द ग्रेविटेशनल फोर्स. द फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स इज F इज इक्वल टू G m1 m2 बाई आर स्क्वेयर. ये हम जान चुके हैं. मास दे रखा है अर्थ का, मून का डिस्टेंस दे रखा है. तो ये सारी वैल्यूज़ जब हमने पुट करी तो फोर्स जो आया 2 × 10⁻20 न्यूटन फोर्स आया अर्थ और इसका जो सैटेलाइट है यानी कि मून, इनके बीच में इतना फोर्स है जिसकी वजह से ये एक दूसरे से बाउंड है. तो यही ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसकी वजह से पूरा सोलर सिस्टम आपस में होल्ड किया हुआ है, आपस में एक दूसरे के आसपास हैं, सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं. जैसे मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, ये सब सन के अराउंड हम सबको पता है कि ये सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं. It is the gravitational force between the sun and the earth which keeps the earth in uniform circular motion around the sun. इसने कहा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अराउंड द सन है कि अर्थ जो है सन के अराउंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में चक्कर लगाती है, जो कि सही नहीं है. बट इसने बस इतना कहा कि इसका जो इसके चारों तरफ घूमना है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हो रहा है. ठीक है. और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही जो टाइडल इफ़ेक्ट है, जो टाइड्स आते हैं समंदर में, जैसे लो टाइड है, पानी जो है अंदर की तरफ चला गया है, हाई टाइड आने पे पानी जो है लैंड की तरफ बढ़ गया है, किनारे पे पानी ज़्यादा हो गया है, लेवल बढ़ गया है, तो ये टाइड्स होते हैं. ये होते हैं बच्चे मून की वजह से, मून के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही समुंदर में टाइड्स आते हैं. रात में हाई टाइड, दिन में लो टाइड. फिर बात करेंगे केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, जिन्होंने बताया कि जो प्लैनेट है वो सन के अराउंड सर्कुलर मोशन नहीं बल्कि एलिप्टिकल ऑर्बिट में मोशन करते हैं. जॉनस केपलर वाज ए 16th century astronomer who established 3 laws which govern the motion of planet around the sun. तो केपलर ने 3 लॉज दिए, 3 नियम बताए जिन्होंने बताया कि प्लैनेट सन के अराउंड कैसे मूव करते हैं. These are known as Kepler's law of planetary motion. The same laws also describe the motion of satellites. सेम यही वाले लॉ ये भी डिस्क्राइब करते हैं कि सैटेलाइट्स कैसे घूमते हैं अराउंड द सन, अराउंड द अर्थ. जो 3 लॉ हैं उनमें पहला लॉ क्या कहता है, The planets move in elliptical orbit around the sun, with the sun at one of the 2 foci of the elliptical orbit. तो ग्रेविटेशन फोर्स जो कह रहा था वो तो कह रहा था कि अर्थ जो है सन के अराउंड सर्कुलर मोशन कर रही है, मतलब एक सर्कल बना रही है. बट केपलर कह रहा है कि प्लैनेट जो हैं एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं सन के अराउंड. एलिप्टिकल ऑर्बिट मतलब एक अंडे जैसी शेप. एलिप्टिकल, एलिप्स जब बनता है एक अंडे जैसी शेप होती है और एलिप्स के 2 फोकस होते हैं, F1 और F2. सिंगल जब बात करेंगे तो फोकस कहेंगे और डबल बोलेंगे तो फोकी कहेंगे. तो जो सन है वो किसी एक फोकस के ऊपर होगा और इसके अराउंड प्लैनेट जो है वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं इसके. ठीक है. सेकेंड लॉ कहता है अर्थ ईच प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन सच ए वे दैट द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट टू द सन स्वेप्स ओवर इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ये कह रहा है कि कोई प्लैनेट मान लो यहाँ पे है, ए पॉइंट पे है, ए डैश पे है, और यहाँ से लाइन ज्वाइनिंग करी हमने सन से यहाँ इस प्लैनेट पे. आफ्टर टी टाइम ये मान लो बी पॉइंट पे पहुँच गया, तो ये जो एरिया बना ए डैश बी डैश सी, ये जो एरिया है, और फिर यहाँ पे इस साइड में चेक किया, यहाँ से शुरू किया
और टी टाइम में वो यहाँ पे पहुँच गया, तो ए बी सी ये जो एरिया है ये दोनों एरियाज़ इक्वल होंगे। ए बी सी ये वाला एरिया और ए डैश बी डैश सी डैश वाला एरिया सेम टाइम में सेम एरिया स्वैप करेगा। इसका मतलब ये है कि जब सन के पास आके प्लेनेट मूव करता है तो वो जल्दी स्पीड बढ़ा लेता है, उसकी स्पीड बढ़ जाती है। द स्पीड इज़ ग्रेटर व्हेन द प्लेनेट इज़ नियर टू द सन एंड द स्पीड इज़ स्लो व्हेन द प्लेनेट इज़ फार अवे फ्रॉम द सन। तो जब डिस्टेंस ज़्यादा है तो स्पीड कम है और डिस्टेंस कम है तो स्पीड प्लेनेट की यहाँ पे ज़्यादा है। स्पीड ज़्यादा है तो एरिया ज़्यादा कवर किया है और ज़्यादा कवर किया तो इसके बराबर आ गया है ना। यहाँ पे ये डिस्टेंस ज़्यादा है इसलिए स्लो चल रहा है तो भी एरिया इसके बराबर ही कवर हो गया है। समझ गए। थर्ड लॉ कहता है द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ ए प्लेनेट फ्रॉम द सन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम इट टेक्स टू मूव अराउंड द सन। ये कह रहा है कि इसका कोई अगर ये सर्कल होता तो हमें पता रहता कि इसका एक डिस्टेंस है सन से लेके प्लेनेट का जिसे हम आर कह देते, रेडियस कह देते, पर एलिप्स का तो कोई रेडियस होता ही नहीं है। तो हमने एक मीन डिस्टेंस ले लिया यहाँ से, इसका यहाँ से हर जगह से, मतलब एक एवरेज डिस्टेंस ले लिया कि इतने एवरेज डिस्टेंस पे ये इनके बीच में डिस्टेंस है एवरेज, उसे हमने मीन डिस्टेंस कह दिया और उसे डिनोट कर दिया हमने आर से। तो इस आर का क्यूब कह रहा है द क्यूब ऑफ दिस मीन डिस्टेंस, इस मीन डिस्टेंस का क्यूब आर क्यूब इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम। तो इस प्लेनेट को इसके अराउंड मूव करके एक सर्कल पूरा करने में जितना टाइम लग रहा है इस टाइम के स्क्वायर के बराबर होता है ये आर क्यूब। तो मीन डिस्टेंस इज़ डायरेक्टली, क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम स्क्वायर। टी मतलब इसको एक चक्कर लगाने में जितना टाइम लगता है, जैसे अर्थ को एक साल लगता है 365 डेज़ लगते हैं, तो टाइम का स्क्वायर और अर्थ और सन के बीच में जो मीन डिस्टेंस है वो डिस्टेंस उसका आर क्यूब। ठीक है। और आर क्यूब बाई टी स्क्वायर एक तरीके से कांस्टेंट है, चाहे वो अर्थ प्लेनेट है, चाहे कुछ भी है, चाहे कोई मास है, मरकरी है, वीनस है, जुपिटर है, सबके लिए आर क्यूब बाई टी स्क्वायर कांस्टेंट है। मतलब उनका जितना डिस्टेंस उनको उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा मूव करने में। इस फॉर्मूले से हम ये पता कर सकते हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। आप कैप्लर्स लॉ एक बार फिर से अच्छे से पढ़ेंगे और पढ़ाई करते रहें। बाय बाय।